Morning all, welcome to Learners Academy. Good morning. So after inverse trigonometric functions, we have the algebraic portion consisting of two chapters. There are in all three chapters in your algebraic portion. First one is matrices. Second one will be the next chapter, that is determinants. Obviously, they both chapters will go hand in hand, one after the other. And the third chapter, which is an algebraic portion, is linear programming problem. LPP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड दैट विल बी कमिंग इन योर नेक्स्ट बुक. दो बुक्स है ना, तो नेक्स्ट बुक में वो आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो ये तीन चैप्टर्स कंसिस्ट करते हैं अलजेब्रिक पोर्शन को दिस ईयर. इसमें से ये दो चैप्टर्स अभी अपन ऑन द गो करेंगे, फिर अपन कैलकुलस खत्म करके तीसरे चैप्टर को बाद में लास्ट में करेंगे. ठीक है, दिस इज अवर शेड्यूल. सो अभी अपन अलजेब्रिक पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, मैट्रिसेस. तो सबसे पहले अपन मैट्रिसेस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. बताओ मैट्रिक्स. अच्छा, ये तो पता है कि मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. तो जो एक्चुअल जो चीज है वो तो मैट्रिक्स है. हम मैट्रिसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में. तो मैट्रिक्स बोले मैट्रिक्स बोले एक ही बात है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिक्स? जानते हो कुछ मैट्रिक्स के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है, देखो, इट इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा. इट इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा. हमारे पास कुछ डेटा है, उसको हम अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद जो अरेंजमेंट हमको मिले उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. अब अरेंज हम कई तरीकों से कर सकते हैं ना. डेटा हमारे पास, हमने टेबल बना ली, हमने कुछ सर्किल बना दिया, उसमें अरेंज कर दिया, हमने रफली लिख दिया, हमने एक लाइन में लिख दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ना. तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा. ओके. सपोज करो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट्स के नाम के बाद फिर मेरे पास मान लो उनका रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद मेरे पास उनकी मार्क्स है. तुमको मैंने एक अरेंज कर दिया डेटा को, तो उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? मैटर. अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने उसको अरेंज किया. रेक्टेंगुलर फॉर्म का सिंपल सा लॉजिक होता है टेबल फॉर्म. रेक्टेंगल फॉर्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेबल है ना, उसमें इधर डेटा इधर डेटा इधर डेटा, इस तरीके से. तो ये अरेंजमेंट, इस टाइप का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स. बस हम टेबल बनाते नहीं है कि ऐसे लाइन खींच के टेबल बना दी, वो डेटा हम उसमें लिखते हैं. ठीक है. और वो डेटा जनरली क्या होता है? वो डेटा जनरली या तो नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं. मतलब यहाँ पे जो डेटा आएगा ना, इन खांचों में, वो क्या आएगा? या तो नंबर्स, या फिर फंक्शंस, या फिर फंक्शंस. फिर उन डेटा के साथ प्रोसेसिंग चलती है आगे की. आगे उन डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ता है. तो यही है मैट्रिक्स, और इसी को हम अगले दो चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं. मैट्रिक्स खत्म होगा तो मैट्रिक्स पर ही बेस्ड होगा डिटर्मिनेंट्स. वो मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो फिर डिटर्मिनेंट्स भी समझ में नहीं आ सकता. क्योंकि अभी जैसे अपन ने इनवर्स निकालना सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन का इनवर्स, तो वैसे मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकलता है. मान लो ए नाम की मैट्रिक्स है, तो इसकी इनवर्स मैट्रिक्स भी निकलेगी. वो इनवर्स मैट्रिक्स पहले तो ओरिजिनल कैसी है, फिर उसकी इनवर्स कैसी है, क्या कनेक्शन है दोनों में, देन फिर अन्य डिटरमिनेंट्स का उसमें क्या रोल है. ये सारी बातें अपने को सीखनी है. ओके, इजी है टॉपिक, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि नया है. इससे पहले हमने आज तक लाइफ में नहीं देखा ये टॉपिक, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और हुआ भी सीधा बोर्ड्स में. तो इसलिए थोड़ा सा क्रूशियल है बस, है ना. बाकी है इजी. अगर मान लो इसको 10वीं में इंट्रोड्यूस कर देते तो 12वीं तक आते आते तो ये बिल्कुल ऐसा कचरा लगता. बट ये इंट्रोड्यूस पहली बार हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है. बट कॉन्सेंट्रेट होके एक एक चीज को ध्यान से सुने. चलो, तो एक बार हम नोट्स पे चलते सीधे, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है देखो. मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट. एरे बोलो या अरेंजमेंट बोलो, एक ही बात है. ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. ठीक है, वो डेटा कैसा हो सकता है? नंबर्स एंड फंक्शंस. अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. वो अरेंज किस में होता है? रोज में. रोज ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स ऐसे होते हैं वर्टिकल. जो आड़ी होती है वो होती है रोज, जो खड़ी होती है वो होते हैं कॉलम्स. और ये जो नंबर्स, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 3 7, यहाँ पे कोई फंक्शन है साइन एक्स, ये जितने भी नंबर्स एंड फंक्शंस हैं, इनको या तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स या बोलेंगे एंट्रीज. जो बुकिश लैंग्वेज है वो है एलिमेंट्स, लेकिन जो रफ लैंग्वेज है वो बोलते हैं एंट्रीज. जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, बोला इसकी एंट्रियां भरो, इसकी एंट्रियां भरो, बोलो इसके एलिमेंट्स लिखो. ठीक है. तो दोनों को दोनों चीज बोल सकते हैं अपन, ये नंबर्स या फंक्शन. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नंबर्स या फंक्शंस के अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए. कल को किसी का नाम लिख दो इसके अंदर, तो जनरली अपन टेबल बनाते हैं तो उसमें तो नाम भी आता है. बट ये टेबल थोड़ी ना है, ये तो टेबुलर स्ट्रक्चर लेके बैठी है तो कुछ और ना.
तो इसमें नाम वगैरह ऐसी चीजें नहीं भर सकते, कल को कलर भर दो आप, कल को हाइट भर दो बच्चों की, तो वो चलो हाइट तो एक नंबर के फॉर्म में आएगा, लेकिन नंबर या फंक्शंस के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बार ऑर्डर सीख लिया, अच्छा दिखती कैसे पहले उसको तो डिस्कस कर लें, दिखती कैसे ये तो अभी अपने टेबल बनाई, पर ऐसे टेबल की एग्जैक्टली टेबल की तरह नहीं दिखती, ये कुछ ऐसे दिखती है जैसे मैंने कहा 3 2 7 1 साइन एक्स, 3x² लॉग मॉडुलस एक्स, ये भी एक फंक्शन होता है, अभी सीखोगे आगे बार ना, 5, और ये मान लो -2। तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एक एक रो और बढ़ा लो, ये रोज है ये कॉलम्स है ना, एक रो और बढ़ा लेते हैं, लेट्स से कि मैंने लिखा 7x मॉड्यूलस एक्स, एंड देन व्हाट, मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा नंबर्स एंड फंक्शंस। तो ये देखो ये पहली रो है, रो नंबर 1, ऐसा है हॉरिजॉन्टल, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो जब भी अपन मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो उसको अपन पैक कैसे करते हैं, क्या ऐसे डेटा लिखे खुला ही छोड़ देंगे, नहीं, इसको हम पैक करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, समझ आया। और जैसे ये रो 1 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ R1, ये रो 2 तो उसको लिख सकता हूँ R2, रो 3 है तो R3, रो 4 है तो R4, ये कॉलम 1 है तो C1, C2, C3। अच्छा इसके जो अंदर के एलिमेंट्स है, इसी एग्जांपल से काफी सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर इसके अपन सीधे नोट्स पे चलेंगे ना। इसके अंदर के जो ये एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज जो भी अपन बोलते हैं, इनकी पोजीशन भी होती है। जैसे मैंने कहा 5 की पोजीशन क्या है, तो आप ये देखो 5 कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। तो 5 कौन से रो में, थर्ड रो, एंड कॉलम कौन सा है, 2। तो इसकी पोजीशन अगर, अच्छा इस मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल लेटर से रख सकते हैं, लेट से इसका नाम हमने कैपिटल ए रखा है। तो अगर इसका नाम, इस मैट्रिक्स का नाम आप कैपिटल ए से रखते हो, देन इट्स एंट्रीज विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अगर कैपिटल भी तो स्मॉल बी, कैपिटल सी तो स्मॉल सी, मतलब जो अंदर वही बाहर जनरली, अगर कुछ अनटिल कोई स्पेसिफिक नहीं है, नहीं तो जो अंदर है वही बाहर रहेगा, बस स्मॉल लेटर में रहेगा। तो ये अंदर के जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल ए से डिनोट होंगे। और स्मॉल ए के आगे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, उसकी पोजीशन। स्मॉल ए तो लिख दिया, बट स्मॉल ए तो बहुत बहुत सारे हैं, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल में, तो बहुत सारे स्मॉल ए कैसे हो सकते हैं। तो फिर ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे, अपनी अपनी पोजीशंस को लेके। तो इसकी क्या पोजीशन है, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, तो इसको बोलेंगे A32। इसको याद रखे 32 नहीं बोलना, इसको A32 बोलना है। ठीक है, हमेशा पहले रो का सीक्वेंस लिखना है, बाद में कॉलम का सीक्वेंस लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि सर पहले मैंने 2 लिख दिया बाद में 3 लिख दिया, नहीं, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो बनाए गए हैं, तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि इसको क्या कहेंगे, तो ये कैपिटल ए है तो अंदर वाले को तो स्मॉल ए कहेंगे, तो पता है, लेकिन पोजीशन के साथ कहेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो A21। ना तो कोई डाउट। और इसमें टोटल रोज और कितनी, टोटल कॉलम्स कितनी है, 4 रोज और 3 कॉलम्स। तो कोई कहे कि बताओ, तो उसको बताने के लिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर एक ऐसी चीज है, ये कैसे इंफॉर्मेशन है जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताए। ठीक है, तो 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 4 रोज 3 कॉलम्स को हम ऐसे क्रॉस लगा के भी लिखते हैं कई बार, और नहीं तो बाई लगा के भी लिखते हैं, 4/3। अच्छा अगर अपन बाई नहीं भी लगाए, क्रॉस लगा दें, तो भी इसको पढ़ते 4/3 है। इसको 4 into 3 नहीं पढ़ते कभी भी, इसको क्या पढ़ते हैं, 4/3 की मैट्रिक्स है मेरी। चाहे से आप बाई लगाओ, चाहे से आप इंटू लगाओ, पर पढ़ना बाई ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लॉट लेने गया, उसकी चौड़ाई थी 30 फीट, उसकी लंबाई थी 60 फीट। तो कोई पूछे क्या साइज का था, तो आप हमेशा ऐसे बताते हो 30/60 का था। आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा को, कभी कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग करते, कई बार हम हमारे मकान का स्ट्रक्चर बताते हैं कि हमारा प्लॉट 30/60 का है। ऐसे दोनों कहते हैं 30 into 60 का है। तो अपन लिखेंगे तो उसको 30 into 60 प्लॉट का स्ट्रक्चर, क्योंकि 1800 स्क्वायर फीट तभी बनेगा ये। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, 30/60, 30/60, ठीक है, 30/60। क्लियर हो गई सारी बातें। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, आगे चल के सीखने वाले हैं अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, कि अगर ये ऑर्डर में रोज एंड कॉलम्स बराबर हो जाए, तो फिर उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो अभी तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाती है, तो उसको रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल देते हैं।
वैसे तो देखो नहीं बोलते हैं, प्रॉपरली जाए तो रोम्बस बोलते हैं, फिर एंगल्स भी देखने होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक जनरल बात करें, जनरली ग्रामर की उसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो हम जनरली उसको स्क्वायर के नजरिए से देखते हैं। डिटेल में जाए तो वो एक्चुअली रोम्बस है ना, स्क्वायर एक दूसरी चीज है ना। बट ठीक है, अभी स्क्वायर के लिए नाम रख सकते हैं उसका। ऑर्डर समझ में आया, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर समझ में आया, उसका नाम कैसे रखते हैं वो समझ में आया। ठीक है, चले आगे। चलो इसको कर देता हूँ डिलीट, आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको बताएं, वो बताने का तरीका ही ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब होता है वैसे सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस भी होता है, कहते हैं ना आपकी बुक्स को ऑर्डर में रखो, यानी सीक्वेंस में रखो। तो उस तरीके से ऑर्डर देखना, ये ऑर्डर वो आदेश वाला ऑर्डर नहीं है, किसी को आदेश दिया है ना। तो ये एम बाई एन से हम डिनोट कराएंगे, हमेशा एम लेटर डिनोट कराएगा नंबर ऑफ रोज को, पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखनी है, और एन लेटर विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा बाद में ही लिखना है उसको। ठीक है, तो एम बाई एन से डिनोट कराएंगे, वेयर एम डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, एन डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्वियस बात है, एम और एन नेचुरल नंबर होंगे, कोई बताने की जरूरत है क्या, बताओ। क्योंकि कम से कम एक रो या एक कॉलम तो होगा ही उस मैट्रिक्स में। ऐसे कह सकते हैं कि -3 रोज है, ऐसे कह सकते हैं 2.5 रोज है। तो डेसिमल नहीं चलेगा, इरेशनल नंबर नहीं चलेगा, एम और एन हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ गए। अब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उस और मैट्रिक्स के अंदर, ये पता करने के लिए अगर हमको एम और एन की वैल्यू पता है तो गुणा करके पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 12 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर 100%। तो अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं एक मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर पता है एम बाई एन है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एम एन बोल दो। अब एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स में मल्टीप्लाई करना भी इसको बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई करना ही तो है, और अभी इसको ऑर्डर बोल रहे हैं। तो उन दोनों चीजों को अलग अलग रखने के लिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एम एन बोली गई है, और ऑर्डर इस फॉर्म में बोला गया है। ठीक है, वेयर एम एन का मीनिंग क्या है, एम मल्टीप्लाइड बाय। चलें आगे। ऑर्डर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार, है ना। एक मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी का इस्तेमाल होगा, उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, डी आई जे का इस्तेमाल होगा। अब ये आई जे क्या है, अभी अभी बताया कि ए से ए तो लिख दोगे, बी से बी तो लिख दोगे, सी से सी तो लिख दोगे, डी से डी तो लिख दोगे, लेकिन एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो सबको ए थोड़ा और सबको बी सबको सी थोड़ा बोल सकते हैं, तो ये आई जे से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड रहेंगे। आई जे क्या होगा, उनका सीक्वेंस होगा। वेयर ए आई जे डिनोट्स द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। आई नाम के रो में, जे नाम के कॉलम में जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को ए आई जे बोलते हैं। अब कोई कहे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कोई कहे सर इसमें तो A12 भी है, कोई कहे इसमें तो A11 भी है, कोई कहे इसमें तो A31 भी है, कोई कहे इसमें तो A42 भी है। तो ऐसे बार बार बताओ, जिससे बढ़िया आप सिंपली बता दो इसमें ए आई जे है, जहाँ पे आई 1 से लेके M तक जाएगा, जे 1 से लेके N तक जाएगा। भाई पहली रो से लेके आखिरी रो तक जाएगा ये आई, टोटल नंबर ऑफ रोज एम होता है हमेशा। और जे पहली रो से लेके nth कॉलम तक जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to M एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to N, और याद रहे आई और जे दोनों भी नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो आई जे एम एन चारों के चारों नेचुरल नंबर होने चाहिए। समझ गए। क्लियर। तो एलिमेंट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन समझ गए, और ऑर्डर समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब जनरल फॉर्म एक मैट्रिक्स की क्या होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो कैसी दिखती है, जैसे हर एक चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, मैथ्स में अपन इक्वेशन सीखते हैं तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, एम बाई एन अगर उसका ऑर्डर मान लें, हमेशा ऑर्डर इस कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैट्रिक्स का नाम ए है, तो उसके एलिमेंट्स अंदर स्मॉल ए से डिनोट होंगे। तो इस कॉर्नर पे जो एलिमेंट होगा उसको A11 कहोगे, क्योंकि ये पहली रो पहला कॉलम है। इस नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसको A12 से डिनोट करोगे, क्यों, क्योंकि अभी भी पहली रो है लेकिन दूसरा कॉलम है, फिर पहली रो तीसरा कॉलम है A13। ऐसे करते 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 डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच में और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, A14 A15 ऐसे करते करते बीच में कोई ए आई जे नाम का एलिमेंट भी आएगा, क्योंकि जे क्या सीखा था हमने, 1 से लेके एम एन तक है। तो ये कॉलम का ही तो सीक्वेंस है सेकेंड वाला। तो ये कॉलम का सीक्वेंस बीच में जे में भी आएगा, कहीं ना कहीं कोई जे नाम का एलिमेंट भी रहेगा, नीचे जे नाम की कोई कॉलम भी रहेगी। और आखिरी क्या रहेगी, आखिरी एन नाम की कॉलम रहेगी। तो क्या समझे, A11 A12 A13, बीच में कुछ एलिमेंट्स, फिर कोई ए आई A1J, सॉरी आई जे नहीं है, A1J नाम का कोई एलिमेंट, फिर और कुछ बीच में वापस एलिमेंट्स हो सकते हैं, वापस डॉट डॉट हो गया, लेकिन इस रो का आखिरी एलिमेंट A1N होगा।
क्योंकि फर्स्ट रो है और टोटल कॉलम्स तो एन ही है। सिमिलरली अब रो वन को रो टू से रिप्लेस कर दो, बाकी सारा सेम जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये A1J A2 जैसे पीछे और आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज का पता नहीं है कितनी है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स का भी तो पता नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स का पता नहीं है कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज का भी तो पता नहीं है कितनी है। तो 8 2 1 के बाद फिर मैंने डॉट 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 लगा दिया, और ith नाम का रो भी आएगी बीच में। जैसे यहाँ पे 3 और n के बीच में jth नाम का कॉलम भी आएगा, वैसे यहाँ पे सेकंड रो और लास्ट रो mth रो के बीच में ith नाम का रो भी आएगा। क्योंकि अभी अभी क्या सीखा था, I1 से लेके m तक डिनोट करता है। तो फिर ये नंबर ऑफ रोज में भी हमने डॉट 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 लगा दिया कि अभी बीच में और रोज भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमने डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, M1, mth रो, और फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है अभी। फिर ये mth रो सेकंड कॉलम, फिर ये mth रो थर्ड कॉलम। अगेन आ जाओ यहाँ पे डॉट 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 आ गया, mth रो और jth कॉलम आखिरी रो है, लेकिन जे नाम का कोई बीच में जो था ना 3 और n के बीच में, वो नाम का कॉलम है। और बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट mth रो और nth कॉलम का होगा ही होगा। समझे? ठीक है, तो ये डॉट 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 का मीनिंग समझ गए ना। डॉट 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 का मतलब ये इसके बीच में डॉट 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 मतलब है यानी बीच में और भी कॉलम है, और इसके बीच में डॉट 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 का मतलब है बीच में और भी कॉलम रोज है। ठीक है, क्लियर चले। वेयर, अब देखो, सिमिलरली एक शॉर्ट में लिखना है तो ये तो हो गई इसकी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म। और बिल्कुल शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है ना मैट्रिक्स को, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं A = AIJ। बस खत्म, ये ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस ज्यादा ज्यादा ये बता दो कि यहाँ पे I J जो है M और N के बीच में लाई करेंगे, और चारों नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अंदर उसका सीक्वेंस, उसके एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, बाहर मैट्रिक्स के खुद के नाम का रिप्रेजेंट फॉर्म, इधर ऑर्डर आ गया, सब बता दिया अपन ने। चले नेक्स्ट। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी में दो चीजें बस, एंड एक्सरसाइज वन का चैप इंट्रोडक्शन ओवर है, फिर अपन कल से ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस यानी कि सेकंड एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इजी सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनो और डेली बेसिस पे रिवाइज करो जो भी सीखा है ना, क्योंकि नई चीजें डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाओ। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कॉलम फॉर्म में दिखाई दे, और रो मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स रो फॉर्म में दिखाई दे। तो क्या मतलब समझे, कॉलम मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए, रोज चाहे जाए कितनी हो। जैसे कि ये देखो, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। ये रोज हैं, पता नहीं कितनी है, mth तक आ गई, बीच में वही डॉट 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 लग गया। तो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/1, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम तो क्या होगा 1, नंबर ऑफ रोज पता नहीं सर कितनी, रख लो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार जैसे मम्मी कहती है इस बाजार से सामान लाना, 3 किलो आटा लाना, 4 किलो प्याज लाना, ये लाना वो लाना, लिस्ट बना कर दे देती है, तो हम जनरली जो लिस्ट बनाते हैं घर के सामग्री की, वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में बना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लिख लिख के बनाते नहीं बनाते। तो कॉलम मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ सम आर्टिकल्स, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, चलें। कॉलम के बाद रो आ गई। अब रो कैसे दिखाई देगी, जैसे ही सिंगल कॉलम है तो वो सिंगल रो होगी, उसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट रो केवल और केवल एक ही होगी। क्या कहता है देखो, रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। उसका ऑर्डर क्या था, m/1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/n। यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1 होगी। सर कॉलम तो बताओ, नहीं बताता, नहीं बताता तो चाहे जितने रख लो। स्पेसिफिक चीज ये है कि नंबर ऑफ रोज 1 होगी। जब जो चीज बताई नहीं जा रही, दैट मीन्स यू कैन टेक एनीथिंग। बताई क्या जा रही है, नंबर ऑफ रोज 1 बताई जा रही है। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, A11 A12 A13 डॉट 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 A1J, और लास्ट में A1n होता ही है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो अपन ने वहां पे रिप्रेजेंटेशन देखा, तो अगर उसका मैं पहली रो पकड़ लूं तो ये केवल इतनी कर दूं तो ये है रो मैट्रिक्स। और अगर मैं केवल इसका पहला कॉलम पकड़ लूं और बाकी मैट्रिक्स हटा दूं तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। एक एक कॉलम है, बाकी रोज कितनी भी है, इसमें एक रो है और कॉलम्स पता नहीं कितने। समझ गए? चले, तो दो टाइप समझ गए। अब आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी जिक्र भी कर रहे थे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाएं। अब जब दोनों बराबर हो जाएं तो m/n क्यों कहें, m और n तो बराबर है ना, तो उसको सिंपली n/n कह सकते हैं, और n/n भी छोड़ो, सिंपली n कह सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स 3/3। सर बाई आगे तो बोला ही नहीं, स्क्वायर है ना, बराबर है। तो अगर आप 3/3 बोलोगे तो भी कुछ नहीं जाता, और सिंपली 3 पे रुक जाते हो तो भी कुछ नहीं जाता। तो n/n भी बोल सकते हैं और सिंपली n भी बोल सकते हैं।
तो सर सिंपली m बाई एम या सिंपली m क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला लेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो n होता है, वो दूसरे की जरूरत पड़ती है तब m लेते हैं। तो अभी तो एक की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए n बोलेंगे इसको, समझ गए? दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा है, ये एक एग्जाम्पल है। अभी तो 2 बाई 2 है, तो 2 बाई 2 का एग्जाम्पल ये हो गया, A11 A12 A21 A2। मान लो 3 बाई 3 हो तो A11 A12 A13, A21 A22 A33, A31 A32 A33। तो 9 एलिमेंट्स वाली 3 बाई 3 की भी बन सकती है, इवन 1 बाई 1 की भी बन सकती है, भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, केवल यहां से लेके यहां तक, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है उससे पहले समझो कि मैट्रिक्स की दुनिया में डायगोनल के क्या मायने हैं। तो वैसे तो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में डायगोनल कैसे बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल ये होता है और ये भी होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी डायगोनल हम यूं बनाते हैं। अब थोड़ा बहुत तो, अब डायगोनल नाम आ गया तो थोड़ा बहुत तो डायगोनल की तरह रिएक्ट करेगा, बट एग्जैक्टली मत मान लेना, एग्जैक्टली थोड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि ज्योमेट्री में हम डायगोनल रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का बना सकते हैं, पर मैट्रिसेस की दुनिया में डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा, रेक्टेंगल का नहीं बनेगा। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डायगोनल नहीं बनता, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं माने जाते उसके, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के माने जाते हैं। इसलिए पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर तीसरे नंबर का वो परीक्षा पास करके आए हो तो ही आप चौथे की बात करोगे। अच्छा, अगर आप स्क्वायर हो तो 100% डायगोनल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आगे की कहानी भी सुनो, पहली चीज है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अच्छा, दूसरा डिफरेंस सुनो। चलो रेक्टेंगल का तो काम ही तमाम हो गया, इसको तो डिलीट करो। अब आ जाओ स्क्वायर पे। स्क्वायर में तो ठीक है ना, लेकिन एक ज्योमेट्री में तो दो, स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल्स बनते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में केवल एक ही डायगोनल होता है जो लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है। ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है, लाइक दिस। यही डायगोनल है, ये वाला डायगोनल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं उनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे कोई बैठा होगा, यहाँ पे कोई बैठा होगा, यहाँ पे कोई बैठा होगा, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स की एक खास बात है, डायगोनल एलिमेंट्स में जो उनकी सीक्वेंस होती है आईजे, वो बराबर होती है। जैसे इसका सीक्वेंस बताओ, A11 होगा तो 1 और 1 बराबर। इसका सीक्वेंस सोचो, A22 होगा तो 2 और 2 बराबर। इसका सीक्वेंस सोचो, A33 3 और 3 बराबर। अब आप सोचो, इसको भी अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स लेते तो इनके सीक्वेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कोई मुझे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप कहते हैं ना I बराबर J, जब 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 होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और जब जब नहीं होगा वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। बचे हुए जितने भी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। समझ आया? ठीक है, क्या कह रहा है कि जब डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, पढ़ रहे हो? सॉरी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मर्जी आए कुछ हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पढ़ो, फिर से पढ़ो। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म की, इन विच ए आई जे जीरो होना चाहिए जब जब आई और जे बराबर नहीं है। अब आई और जे बराबर नहीं है, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इस पूरी बात को, ये थोड़ी मैथमेटिकल बात हो गई, थोड़ी इजी लैंग्वेज में कहें तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसने कहा क्या भाई डायगोनल एलिमेंट्स मतलब आई जब जब बराबर हो जाए कि तब क्या होना चाहिए, कहा क्या इसने? नहीं कहा, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रख सकते हो, इवन वो भी जीरो रख सकते हो। तो कई बार सवाल ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जीरो 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 जीरो। सवाल ये है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको आंसर यस और नो में देना है, आगे कुछ नहीं बताना। तो बच्चे लिख के आते हैं नो, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो चाहिए थे, सर ने तो डायगोनल भी रख दिए, लेकिन डायगोनल भी हो सकते हैं, इधर डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की गई है। समझे क्या? इवन ये जीरो मैट्रिक्स भी है, तो एक मैट्रिक्स दो प्रकारों को भी तो जस्टिफाई कर सकती है। आप एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई करो ऐसा जरूरत है ना, दो एग्जाम के लिए भी तो क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप जीरो मैट्रिक्स भी हो, आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, देखो ध्यान से, आप डायगोनल मैट्रिक्स भी हो। तो सवाल तो ये पूछा ना हमने कि आप डायगोनल मैट्रिक्स हो या नहीं हो, तो आंसर तो उस चीज का देना है, ये थोड़ा कहना है कि सर ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो केवल और केवल इसकी परिभाषा में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो रखना आता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है वो ये नहीं बताता है।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जैसे 3 बाय 3 का ले लें, क्योंकि 2 बाय 2 का अलग बनेगा, 1 बाय 1 का, 4 बाय 4 का, तो 3 बाय 3 का ले लें, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि A11 A22 A33 पे मैंने नंबर्स या फंक्शंस नहीं रखे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, पर बाकियों का पता है, 100% पता है कि ये जीरो होंगे। समझ गए? क्लियर? चलें, अब जैसे स्क्वायर से डायगोनल पे आए, तो डायगोनल से जाएंगे स्केलर पे। अब पहले अपन क्या कर रहे थे कि ये कुछ भी हो सकते हैं, बाकी जीरो रहे, तो ये जो कुछ भी हो सकते हैं ना, वो कुछ भी तो रह जाएं, पर आपस में बराबर रहें। इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर रहें। अगर 1 है तो 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, और 0 है तो 0 0 0, कैसी भी रहे पर आपस में बराबर रहे, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और वो जो बराबर जब जब रहता है ना, तो वो एक स्केलर के बराबर रहता है, इसलिए उसका नाम स्केलर रख दिया है। स्केलर समझते हो? कांस्टेंट। फिजिक्स की भाषा में स्केलर, मैथ्स की भाषा में जो कांस्टेंट होता है, फिजिक्स की भाषा में स्केलर होता है, स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर्स पढ़े होंगे आपने, है ना? तो एक स्केलर के बराबर हो जाए ना, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बन जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक प्रमोशन और हो गया, मतलब एक एक एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, पहले आप स्क्वायर बने, स्क्वायर से फिर आप डायगोनल बने, डायगोनल से फिर अब आप क्या कह रहे हो? स्केलर। तो स्केलर की पहली परिभाषा ही यही है कि एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जो पीछे पढ़ के आए हो आप, पहले वो डायगोनल बनेगी, अगर वो डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं बन सकती, जिसके अंदर ए आई जे जीरो होगा वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये जो पहली परिभाषा तो डायगोनल की थी, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना? अब जब आई इक्वल टू जे होगा, तब बताओ क्या है होगा। तो उसने क्या कहा? आई इक्वल टू जे हो तो उस वो वाले एलिमेंट्स की वैल्यू के यानी किसी स्केलर कांस्टेंट के बराबर हो, के नामक स्केलर कांस्टेंट के बराबर। समझ गए? इस पूरी भाषा को अगर अपन इजी लैंग्वेज में पढ़ें, तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, ये तो चल ही रहा था, पर पिछली बार तक डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं थी, लेकिन अब उसके बारे में भी टिप्पणी है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। किसके बराबर है वो पता नहीं, लेकिन एक दूसरे के बराबर हो। समझे? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे के एक स्केलर कंपोनेंट डाल दिया, बाकी नॉन डायगोनल इक्वल टू। अच्छा, ये भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि जीरो भी स्केलर होता है। तो अगेन जीरो मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स अभी हम आगे सीखने वाले हैं, जीरो मैट्रिक्स यानी सारे एलिमेंट जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो जीरो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, और जीरो मैट्रिक्स अभी पीछे डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो कहां तक आ गया? डायगोनल, स्केलर। स्केलर के बाद आ जाओ अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट प्रमोशन कर दिया हमने। अभी क्या कह रहा है कि आप कह रहे थे ना कि स्केलर के बराबर हो, तो वो स्केलर भी अगर स्पेसिफिक हो जाए कि 1 है, वो स्केलर भी स्पेसिफिक हो जाए। पहले तक स्पेसिफिक नहीं था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, इवन 0 भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक करके 1 कर दें, तो उस स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये लो, सबसे पहले तो इससे ऊपर वाली स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसके अंदर ए आई जे जीरो होगा वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये तो डायगोनल से ही चल रही है परिभाषा, लेकिन अब जब जब आई इक्वल टू जे हो, तब तब ए आई जे नामक एलिमेंट यानी उसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, वो के हो रहे थे ना, के की जगह अब स्पेसिफिक कर दिया, 1 ही होने चाहिए। के तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब 1 ही होने चाहिए। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में कहें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ये तक तो डायगोनल में ही चल रहा था, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की दुनिया में एक स्पेसिफिक लेटर आई से डिनोट किया गया है। आई जब भी लिखा आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। बाकी जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बी सी डी कुछ भी रख लो, लेकिन आइडेंटिटी के लिए आई है। तो क्या कह रहा है? एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लेटर आई। तो अगर आपको आई एन लिखा हुआ है, तो आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसके आगे एम बाई एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ये आइडेंटिटी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको 2 बार में ऐसे ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं, सिंपली एन बता के कर सकते हैं हम। इट मीन्स दैट आई एन मीन्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो कल को I3 लिखा हुआ आ जाए, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर मैट्रिक्स तो दी नहीं, ये अंडरस्टूड है। I3 का मतलब ये है। कल को I2 लिखा हुआ आ जाए, तो कौन सी मैट्रिक्स है बताओ? 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, कल को I4 लिखा हुआ आ जाए तो 1 0 0 0 0 0। बताओ आगे। हाँ, 1 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 0 0 0 1 0, लास्ट में 0 0 0 1, ये वाले 1 1 1 होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टार्ट कहाँ से किया हमने? सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक स्पेसिफिक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक स्पेसिफिक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेसिफिक टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नीचे से ऊपर ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू करेगा, ऊपर से नीचे गलत करेगा। जैसे कि कोई पूछे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ट्रू। आइडेंटिटी स्केलर होती है, ट्रू। आइडेंटिटी स्क्वायर होती है, ट्रू। नीचे से ऊपर ट्रू है। अच्छा, स्केलर डायगोनल होती है, ट्रू। स्केलर स्क्वायर होती है, ट्रू। डायगोनल स्क्वायर होती है, ट्रू। नीचे से ऊपर सारे ट्रू, ऊपर से नीचे गलत। अगर आपको कोई सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स होती है, फॉल्स। सारी की सारी डायगोनल आइडेंटिटी होती है, फॉल्स। सारी की सारी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, फॉल्स। सारी की सारी डायगोनल आइडेंटिटी, फॉल्स। सारी की सारी स्केलर आइडेंटिटी, फॉल्स। समझ गया? ठीक है, तो छह क्लासिफिकेशन समझ गए। तो एक सातवां और आखिरी क्लासिफिकेशन है जीरो मैट्रिक्स, जो हम बातों बातों में पहले बता चुके हैं। सारे एलिमेंट जीरो, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो वो जो स्क्वायर वाली सीरीज चल रही थी ना, वो चार में ही खत्म हो जाती है। स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे खत्म हो गई वो सीरीज। अब इसके आगे और स्पेसिफिक टाइप नहीं है इसका। ठीक है, तो जो लास्ट कैटेगरी है जीरो मैट्रिक्स, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। देखो यहाँ पे स्क्वायर वर्ड नहीं लगा हुआ, एनी मैट्रिक्स। बस इसमें देखो ऑर्डर भी एम बाई एन कहती है, अगर स्क्वायर होता तो एन बाई एन कहता ना। ये क्या कहता है कि ए आई जे जीरो चाहिए, कोई भी आई हो कोई भी जे हो। ऐसे नहीं कह रहा कि आई इक्वल टू जे हो तो ये करो, आई नॉट इक्वल टू जे हो तो वो करो, ऐसे नहीं कह रहा। कुछ भी हो, आई और जे में कोई भी कनेक्शन हो, आपको ए आई जे जीरो चाहिए, यानी दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, वैसे जीरो मैट्रिक्स को लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। नल मतलब देयर इज निल इनसाइड। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो अपन आई थ्री, आई फोर से कह सकते थे, लेकिन ओ नल मैट्रिक्स को, इसको जीरो मैट्रिक्स को अपन ओ थ्री ओ फोर से नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्क्वायर फिक्स है, ये स्क्वायर की ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसको पूरा ऑर्डर बताना पड़ेगा, ओ थ्री बाय टू, ओ फोर बाय फाइव, ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये एक और जीरो मैट्रिक्स हो गई, ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। ये देखो एक स्क्वायर ली है और एक रेक्टेंगुलर ली है, तो दोनों जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। ये थ्री बाय थ्री की है, थ्री बाय टू की। ठीक है, अगर इसको सिंपली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओ थ्री बाय थ्री। इसको सिंपली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओ थ्री बाय टू। डन। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस खत्म होता है। लास्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? तो दो मैट्रिक्स बराबर तब होती है जब वो दो बातों को माने। टू और मोर, उससे ज्यादा की भी इक्वालिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं दो मैट्रिसेस में स्टैब्लिश करें। दो या ज्यादा मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स कह देना एक दूसरे के, अगर उनका पहली चीज ऑर्डर सेम हो, दूसरी चीज अंदर के एलिमेंट सेम हो। तो क्या मतलब समझे, हूबहू सेम, फिर बचाई गया। जब ऑर्डर सेम हो गया, अंदर के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सपोज करो यहाँ पे है वन थ्री टू फाइव, तो अगर आप दूसरा बनाए जिसमें आप वन थ्री और फाइव टू कर दें तो ये इक्वल नहीं होंगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर टू और फाइव अंदर तो है ना, इधर उधर ही तो किसके में कर दो इक्वल, नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि जो सेम सीक्वेंस पे आईजे पे है वही सेम उधर आईजे पे सेम होना चाहिए। वन टू वन मैच होना चाहिए, वन से वन, थ्री से थ्री, तो यहाँ पे टू चाहिए और यहाँ पे फाइव चाहिए इनको इक्वल बनाने के। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ईच, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा ईच एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स, जैसे दो से ज्यादा की मैट्रिक्स है तो हर एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट दूसरी मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। Thus we can say that two matrices A I J जिसका ऑर्डर m by n और B B I J जिनका ऑर्डर भी m by n, m by n m by n सेम रखा है, सबसे पहले ऑर्डर सेम रखा है, वो इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ ए आई जे, स्मॉल ए आई जे इक्वल टू स्मॉल बी आई जे, मतलब अंदर के एलिमेंट्स इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल तो यही कह दिया अपन, एम बाई एन, और अंदर के एलिमेंट्स इक्वल हो यहाँ कह दिए, जहाँ पे आई जो है वन से लेकर एम तक और जे जो है वन से लेकर एन तक वैरी करता है। दैट मीन्स कोई भी आई हो और कोई भी जे हो, ये एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सर थर्ड रो को छूट दे दो, उसके अलग हो तो चलने दो, नहीं, उसके लिए भी हमको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसका आई, हाँ, और इसका आई जैसे मैंने कहा कि जैसे आई और जे कुछ भी ले सकता हूँ मैं, वन टू एम। आई क्या ले सकता हूँ, वन टू एम। और एन जे क्या ले सकता हूँ, वन टू एन ले सकता हूँ। तो जैसे सपोज करो मैंने आई ले लिया थ्री, तो उधर भी लेना पड़ेगा थ्री। मैंने जे ले लिया टू, तो इधर भी जे लेना पड़ेगा टू। तो ए थ्री टू बी थ्री टू के बराबर होना चाहिए ना। फिर मैं कहूँ देखो ए फाइव सेवन बी फाइव सेवन के बराबर होना चाहिए। फिर मैं कहूँ ए फोर वन बी फोर वन के बराबर, तो बार बार कहूँ, इससे बढ़िया मैंने क्या कह दिया, ए आई जे और बी आई जे बराबर होना चाहिए, टेक एनी आई टेक एनी जे। कोई सी भी रो का सीक्वेंस ले लो, कोई सी भी कॉलम का सीक्वेंस ले लो। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, ये हमने 11th में भी डिस्कस किया था। इफ एंड ओनली इफ और इफ में क्या डिफरेंस होता है? इफ होता है वन वे इम्प्लीकेशन,
और इफ एंड ओनली इफ होता है टू वे इम्प्लीकेशन, दैट मीन्स यहां से यहां वाली बात भी बोली जा सकती है और वहां से यहां वाली बात भी। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये टू वे इम्प्लीकेशन है। दैट मीन्स अगर ए और बी बराबर है तो आप उससे ये बात कह सकते हो, और अगर अंदर के एलिमेंट्स बराबर है, ये बात गिवन है, तो मैट्रिक्स इक्वल है, आप ये बात भी कह सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो आप अंदर के एलिमेंट्स बराबर कर सकती हो बिना किसी से पूछे, और अंदर के एलिमेंट्स बराबर होना गिवन है तो आप बिना पूछे कह सकते हो कि भैया मैट्रिक्स भी इक्वल है। ये टू वे इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ। समझ गए क्या? ओके, एंड दैट इज इट। देखो अगर कुछ बचा हो तो। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक। स्कूल जाना है? नहीं जाना? चलो फिर एक्सरसाइज करते हैं, 5-10 मिनट में हो जाएगी। आज छुट्टी है क्या? बस तो फिर छोड़ो इसको, कर दो क्लोज। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, 10 मिनट में हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन इज ओवर। देखो ये थोड़ा सा ये देख लो, मान लो कि राधा के पास 15 नोटबुक्स है, 6 पेंसिल्स, डेटा को मुझे अरेंज करना है, नोटबुक्स इधर लिख दी, पेंसिल इधर लिख दी है। बट अब बस मैट्रिक्स में ये है कि आपको ये नाम नहीं लिखने और ये चीज हेडिंग नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर्स एंड फंक्शंस होते हैं। तो अब इतना पैक कर दो बस, ये बन गई मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डायगोनल स्क्वायर, आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स, सब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये आ गई लास्ट टॉपिक। ये आ जाओ एक्सरसाइज पे। क्या है इन द मैट्रिक्स ए? ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हमको क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, और ये जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट पूछ रहा है वो लिखना है। सबसे पहले तो हम हेयर द गिवन मैट्रिक्सेस करके ये पूरा प्रेजेंटेशन से करेंगे। ऐसा नहीं कि इजी एक्सरसाइज है तो यूं ही निपटा दिया। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, और फिर लिख देंगे हम मैट्रिक्स। लिख दी। ये लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहला क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे हेयर, हेयर द नंबर ऑफ, पहले रोज बताएंगे, द नंबर ऑफ रोज दैट इज एम, एम बोलते हैं उसको, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज एन, उसको एन बोलते हैं। कितनी है रोज? कितनी है गिनो, 1 2 3। कॉलम्स कितने गिनो, 1 2 3 4। सो, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, एम बाई एन होता है, इक्वल टू 3/4। पहले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बताया था एम एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है इसको, लेकिन ऐसे मत लिखना क्योंकि ये तो ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन, केवल इस चैप्टर के लिए इसको ऐसे मत लिखना, बाकी आप किसी भी चैप्टर में ऐसे लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे इसको? एम एन, एम एन, क्योंकि अगर आपने एम बाय एम क्रॉस एन लिख दिया तो वो ऐसे भी मान सकता है कि ये तो ऑर्डर ही लिख रही है, पहले क्वेश्चन में भी ऑर्डर लिख रही है, दूसरे में भी ऑर्डर लिख रही है। तो एम एन, एम की वैल्यू 3 × 4 दैट इज 12 एलिमेंट्स। और थर्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिक एलिमेंट पूछा है, देख देख के बताया जाओ। जैसे कि है A13, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे क्रॉस करके देखो किस पे क्रॉस लगा, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, 19। तो A13 क्या हो जाएगा? 19। फिर आ जाओ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 35। फिर 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5। 24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 12। और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। यू कैन सी ईच एंड एवरी नंबर, ईच एंड एवरी एंट्री इज ए नंबर। फिर चाहे से वो इरेशनल नंबर ही क्यों ना है, फिर चाहे से वो नेगेटिव ही क्यों ना है, फिर चाहे से वो फ्रैक्शनल ही क्यों ना है, पर है तो नंबर। चलें सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन इज कि एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब दे रखे हैं। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे, अब मैंने ही दे दिया कि ये लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आपको बताना है कि उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं अपने को? m × n करने से मिलते हैं। तो m × n किया था तो 24 मिला था। तो सोचना है m क्या और n क्या क्या हो सकता है। अब सर वैसे तो बहुत मुश्किल टास्क है, वैसे तो ये मुश्किल टास्क है, पर क्योंकि m और n नेचुरल नंबर है तो ये इजी बन गया। आपको m और n नेचुरल नंबर ही सोचना है। नहीं तो बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर्स बन सकते हैं। फिर तो मैं तो ये तक लिख सकता था कि m की वैल्यू ले लो भैया,
0.5 और इसकी ले लो 48, 0.5 इंटू 48 भी 24 होता है, लेकिन 0.5 सर एम की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको नेचुरल नंबर में पैक कर दिया ना, इसीलिए फाइनाइट सेट बनेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट बनता है इसका। ठीक है, तो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट? 24 गिवन है ये सामने। दैट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम एन इक्वल टू 24। वेयर, ये मेंशन करना जरूरी है कि एम और एन क्या है? नेचुरल नंबर्स। वेयर एम कॉमा एन बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट, सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो अब एम और एन की पॉसिबल ऑर्डर्स हम निकाल सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर। तो बताओ, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो एम को 1 माना तो एन क्या मिलेगा? 24। तो पहला ऑर्डर क्या मिला? 1/24। अब इस रो के सीक्वेंस को बढ़ाया जाओ, है ना। तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है? 2। तो क्या मिलेगा? 2 बाय क्या करूंगी 24 आ जाए 12। तीसरा क्या होता है? 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 24 मिले, 3 8 जा 24। चौथा क्या होता है? 4। 4 को किससे करूँ? 6 से। 5 लिख नहीं सकता क्योंकि 5 20, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 का मल्टीपल 24 है ही नहीं। आपको वही नेचुरल नंबर लेना है जिसका मल्टीपल 24 हो। तो अगला मल्टीपल अब आपको 6 मिलेगा, यानी इन्हीं चारों का उल्टा कर दो। 6/4, 8/3, 12/2, और आखिरी मैट्रिक्स मिलेगी आपको 24/1। इन 8 मैट्रिसेस में ही 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं दुनिया में, इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं है जिसमें 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी 24 एलिमेंट्स वाली कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, एक भी स्क्वायर नहीं है इसमें से। ठीक है, ऐसे करके 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, हर एक में दो दो हैं, फटाफट से पता लगाओ। विदाउट स्टेप्स कर रहे हैं बाकी, जैसे व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अब क्या होगा 13 एलिमेंट्स हो तो दो ही ऑप्शन है, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक 1। 1/13, 13/1। 18 के बताओ फैक्टर्स। तो 1/18, अगला 2/9, अगला, अगला। अब 18 सीधा 6 की टेबल में आ रहा है, तो इसी का उल्टा करो, 6/3, 9/2, एंड वॉट 18/1। वॉट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 अगेन प्राइम नंबर, तो 1/5 एंड 5/1। डन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए आई, जब मैट्रिक्स बनाओ आप, ऑर्डर उसने दे दिया, नाम इसने दे दिया, और अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी परिभाषा कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, तो अब जैसे ए आई जे है, तो ए अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो ए आई जे क्या क्या हो सकता है? A11, A12, A21, A22, यही हो सकता है, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स 3/3 की होती तो और ज्यादा हो सकता था। तो एक एक करके आई की और जे की वैल्यू पुटअप करके एलिमेंट्स निकाले जाओ, बस ये करना है इसमें, है ना। इजी सा टास्क है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, A I J, और ऑर्डर क्या गिवन है? 2/2, ये गिवन है। तो ऑर्डर 2/2 गिवन है, तो एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? सो द एलिमेंट्स आर, सो द एलिमेंट्स आर, 2/2 है तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे बताओ? A11, A12, A21, A22। नाउ अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ तक तो कॉमन क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि 2/2 सबके लिए, ये तीनों के लिए ही है। यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसमें ये बात गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है कि एलिमेंट्स कैसे निकालें, आई और जे का कनेक्शन। ठीक है, अब आप एक एक करके निकालो। क्या चाहिए था? A11, A12 चार ही थे, A21 एंड A22, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। चलो, तो देखो, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो इस फॉर्मूला में भी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 पुटअप करो। ठीक है, तो आई प्लस जे है तो 1+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई प्लस जे है तो आई क्या है यहाँ पे 1 और जे क्या है 2, तो 1+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 2+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
सॉल्व कर दो तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2, 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा ये, और 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर अगेन 9/2 हो जाएगा ये, और 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 हो जाएगा ये। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, कंस्ट्रक्शन करना था ना अपने को। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, पहले स्ट्रक्चर लिखना आप, A11 A12 A21 A22, ये स्ट्रक्चर बनेगा। इधर ऑर्डर भी लिखना 2/2, या फिर इक्वल टू लगाना और फिर एंट्रीज भरना जो आपने निकाली है, 2 9 on 2 9 on 2 अगेन 8, 2/2, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अगले 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके 3 हैं पार्ट, और अगले के में जब आपको ऑर्डर चेंज करना है, 3/3/4 करना है, रेक्टेंगुलर बनानी है वहां पे, उसमें 2 पार्ट से मॉडुलस भी कर दोगे डील। जैसे कि सपोज करो ये वाले 3/4 की मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बताओ? 12 एलिमेंट्स होंगे। 12 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? A11, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, A14, क्योंकि 4 कॉलम है। आगे बोलो, 21 22 23 24, एंड सिमिलरली 3 वाली रो में भी 4 तक। अब सपोज करो इसमें से मुझे 2 3 वाला एलिमेंट चाहिए, तो A23 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 × I की वैल्यू 2 है, प्लस J की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करो, तो 1/2 -6 + 3 इज मॉडुलस -3, और मॉडुलस -3 सॉल्व होकर क्या मिल जाएगा? 3/2। तो ये हो गया मेरा A23 वाला एलिमेंट। ऐसे करके ये 12 के 12 एलिमेंट्स निकालने हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाओ, आखिरी जो टॉपिक था। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशंस गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब तक हमको इक्वेशंस मिलती थी, कोई नंबर, कोई फंक्शन इक्वल टू सम अदर फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू सम अदर पॉलिनोमियल। बट अभी क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वल टू अदर मैट्रिक्स, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसमें मैट्रिक्स की इक्वालिटी की इन्फॉर्मेशन है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली चीज ऑर्डर सेम है क्या? अच्छा, दो मैट्रिसेस इक्वल तब नहीं होती जब दोनों स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर भी इक्वल हो सकती है। ऑर्डर सेम चाहिए आपको, ऑर्डर स्क्वायर वाला चाहिए, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब इसमें 1 to 1 एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो 4 इसके बराबर होना चाहिए, 3 इसके बराबर होना चाहिए, x इसके बराबर होना चाहिए, और 5 5 के बराबर तो है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देंगे। प्रेजेंटेशन देखो पहले क्वेश्चन का, ये द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, ये द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, सबसे पहले राइट डाउन द मैट्रिक्स इक्वेशन, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट टू मैट्रिसेस, मतलब एज पर द वेटेज डिसाइड करना, आपकी लाइन्स लिखनी है नहीं लिखनी। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल if and only if and only if its corresponding elements are equal। ये स्टेटमेंट लिख दिया हमने कि उसके corresponding elements ऑफ, इधर ये भी लिखो, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी तो सेम चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर, या फिर ऑफ द सेम ऑर्डर यहाँ लगाओ। टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर आर इक्वल if and only if it's there, दो है ना, if and if their corresponding elements are equal। ये लिख लिया हमने। इस पूरी बात को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल टू बी if and only if aij इक्वल टू bij। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो वैसे लिख लो या वैसे लिख लो। सपोज करो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया। सो सो अब यहां से हम एक एक 1 to 1 इक्वल करेंगे। 4 इक्वल टू वाई, दूसरा एलिमेंट 3 इक्वल टू, या सीक्वेंस में चलेंगे लेकिन
तीसरा x इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 5। ये आ गई हमारी चारों चीजें। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेंस द वैल्यूज ऑफ, लास्ट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस द वैल्यूज ऑफ, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ जो भी पूछी थी, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर, जो भी वैल्यूज है, एक्स की क्या आई 1, वाई की क्या आई 4 एंड जेड की क्या आई, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें तो ये सिंपली 1 to 1 गिवन था, इसमें क्या है इक्वेशन फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे। 2/2 ये भी है ना, x+y इक्वल टू 6, आगे बोलो। 2 = 2 भी लिखना पड़ेगा, 5+z इक्वल टू 5 और xy इक्वल टू 8। तो इसमें तो डायरेक्टली गिवन था, इसमें आपको कुछ इक्वेशंस मिल गई। इन इक्वेशंस में से जो आपकी काम की है वो आप इक्वेशन 1 2 3 मार्क कर दो, और उसके बाद उनको जैसे अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 10th तक सॉल्व करते हुए हैं, वैसे सॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल x+y और 5+z इक्वल टू 5 से सिंपली z निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मान लो ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन काम की है मेरी, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 मान लो, और ये वाले तो किसी काम की है नहीं, यहाँ से ना तो x मिल रहा है, ना y नहीं मिल रहा है, ना z मिल रहा है, लेकिन इसको चेक कर लेना, ये 2 = 2 होना चाहिए। मान लो कल को ये 3 आ जाए, तो अब ये दो मैट्रिक्स चाह के भी इक्वल नहीं हो सकती, ये अगर ये 3 होता तो चाह के भी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसको बस क्रॉस वेरीफाई कर लो कि 2 के बराबर है, 5+z इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 3। तो अब सबसे पहले इक्वेशन, इजी इक्वेशन पहले उठाओ, इक्वेशन 2 पहले उठा ली मैंने, उठा ली। इक्वेशन 2 क्या कहती है कि 5+z = 5, यहाँ से इंप्लाई होता है z की वैल्यू 5 - 5 = 0, एक मिल गई। और इक्वेशन 1 और 3 से क्या मान लोगे, करोगे आप सब्सटीट्यूशन करोगे। मान लो आप इक्वेशन 1 उठा लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, या इक्वेशन, चलो 1 उठा ली, इक्वेशन 1 में क्या है कि x+y = 6, तो वहां से सपोज करो आपने y की वैल्यू निकाल ली 6 - x। अब 6 - x इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 3 में पुटअप करो, तो इक्वेशन 3 में आओ, आप क्या लाइन लिखोगे, पुटिंग y = 6 - x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, व्हाट वी विल गेट, x की वैल्यू तो x ही रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी 6 - x = 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आ जाओ, सो 6 × x 6x -x² = 8। तो यहाँ से अगर आप एक सरल सी इक्वेशन बनाओ तो -x² को +x² कर दो, 6x को -6x कर दो, ये माइनस आ गया इधर आके वापस प्लस हो गया, =0। अब यहाँ से आप दो फैक्टर्स बनाओ, 4 × 2 = 8 होता है, तो क्या बनेगा x² -4x -2x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म +8 = 0। x कॉमन लेके x-4, -2 कॉमन लेके x-4 = 0। तो x-4 एक फैक्टर, x-2 दूसरा फैक्टर, यहाँ से वही सारा प्रोसीजर्स, x-4 = 0 और x-2 = 0, यहाँ से वही x = 4 और x = 2। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, और अगर x की दो वैल्यूज पॉसिबल है तो y, इन दोनों वैल्यूज को अगर अपन इक्वेशन 1 में अगेन पुटअप कर दें तो y की भी दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर हम x की वैल्यू 4 मानते हैं या फिर हम x की वैल्यू 2 मानते हैं, तो यहाँ से क्या आएगी, या तो 2 आएगी या 4 आएगी। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई देन जो वो लिखोगे आप लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट, वो क्या लिखोगे, हेंस द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर। तो सपोज करो आप एक सेट बना के लिखते हो कोमा कोमा, तो एक्स की वैल्यू क्या है, अगर आप एक्स की वैल्यू 4 लेते हो तो वाई की वैल्यू 2 है, और 2 लेते हो तो 4 है। तो एक्स की वैल्यू 4 लेने से वाई की वैल्यू 2 आई, लेकिन जेड फिक्स है, जेड दोनों ही केस में क्या आएगा 0। तो एक सेट तो ये बनेगा, और लगाओगे बीच में। और अगर आप एक्स की वैल्यू 2 लेते हो और 4 लेते हो तो जेड की वैल्यू फिक्स है, रिस्पेक्टिवली लगा देंगे आप लास्ट। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। डन। इसमें बताओ क्या करोगे, थर्ड वाले में, लास्ट वाले में, पहले किसको किस में से क्या क्या पुटअप करोगे। y+z की वैल्यू रख लो या x+z की वैल्यू रख लो। मान लो y+z की वैल्यू 7 है, तो मैंने इधर 7 पुटअप कर दिया, तो x+7 9 आ गया, तो x क्या आ गया 9 - 7 यानी 2। एक बार x की वैल्यू 2 आ गई तो उसको यहाँ पुटअप कर दो,
तो यहाँ पर x प्लस जेड था, तो 2 प्लस जेड, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 2 यानी कि 3। एक बार z आ गया उसको यहाँ पुटअप कर दो, तो y प्लस जेड 3 था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 3 4 आ गई तीनों। अगेन ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का आखिरी सवाल है और एमसीक्यूज है, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट सवाल देखो, फिर तो एमसीक्यूज है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी की ऐसी वैल्यूज निकालो कि ये सब इक्वेट हो जाए, ठीक है। तो वही इक्वेशंस बनानी है, बोलो। a - b, आप ये देखो a - b ए और बी वाली दो इक्वेशंस है, तो दो इक्वेशन ए और बी वाली पकड़ लो, तो उससे सीधे ए और बी तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ लिख देता हूँ a - b इक्वल टू -1, और बोलो दूसरी 2a - b इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इसी को ले लो, यहाँ से ए और बी तो करो सॉल्व। तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं उसको, माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस माइनस, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं अपन। साइन सेम है, साइन सेम है तो माइनस करते हैं ना मेरे। अगर इधर 3 है इधर 3 है, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा ना, ठीक है। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a - 2 है माइनस बी प्लस बी हो जाएगा 0, और -1 -0 यानी कि -1, इट गिव्स मी a = 1। a = 1 को चाहे जिसमें पुटअप करो, लाइक इसमें अगर पुटअप कर दूं मैं इक्वेशन 1 में, तो 1 - b = -1, तो -b = -1 - 1 - 2, तो b = 2। तो ए और बी क्लियर। सी और डी के लिए, अब ए और बी क्लियर, तो ए देखो, ए इसमें है पर इसमें बी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू 1 इसमें पुटअप करो, 2a + c = 5, तो 2 × 1 यानी 2, प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी आ जाएगा 5 - 2 यानी 3, और c = 3 को फिर नीचे वाले में पुटअप करो, तो 3 × 3 यानी 9 हो गया। 9 प्लस डी इक्वल टू 9 + d ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है, तो 9 + d = 13, तो डी की वैल्यू हो जाती है 13 - 9 दैट मीन्स 4। आ गए a b c d, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व किया, ए और बी मिला, वहां से ए इसमें रखा सी मिला, वहां से सी इसमें रखा डी मिला, ठीक है। चलो जी, एमसीक्यूज पे आओ। एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर है उसका m/n, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी जल्दी बोलो, जब m = n है दैट, और उसके अलावा नथिंग एल्स। m greater than n, m less than n, या नन ऑफ दिस नहीं चलेगा। नन ऑफ दिस तो जब चलता है जब तीनों या m = n ऑप्शन में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स इक्वल, अगेन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जब ये हम जो कर रहे थे फटाफट से इक्वेट करो, तो देखो y + 1 को अगर मैं इससे इक्वेट कर दूं या इससे इक्वेट कर दूं, दोनों से y की, अब जब भी ऐसा इक्वेशन बने ना कि जिसमें y की वैल्यू दो जनों से इक्वेट हो रही है और x की भी दो से हो रही है, इससे और इससे, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक से या दोनों से, दोनों से करना है, और मेक श्योर करना है दोनों से सेम भी है। और अगर नहीं आती है सेम, तो आप क्या कहोगे, कुछ भी कर लो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकती। तो y - 2 को 5 से इक्वेट किया, तो y की वैल्यू क्या आई 5 7, -2 इधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, और यहां से y + 1 को इससे इक्वेट किया, तो अगेन यहाँ से y की वैल्यू 8 - 1 7, तो y तो 7 कंफर्म हो गया। 3x + 7 को 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -7/3, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -7/3, और 2 - 3x को 4 से इक्वेट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इधर भेजो 4 इधर भेजो, तो -2/3, तो ये चेक करो, तो आप x की वैल्यू डिफर कर रही है, तो फिर आप क्या लिखोगे इसका आंसर, y की वैल्यू तो क्या आई थी 7, पर x की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, तो x की वैल्यू पहली चीज तो मतलब इसका प्रॉपर आंसर पता है क्या होना चाहिए था, प्रॉपर आंसर ये होना चाहिए था कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और y तो क्लियर, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमने सिंपली नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन बी को टिक करने वाले। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3 ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री इक्वल टू 0 और 1, किया जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो 3/3 की मैट्रिसेस बनानी है आपको, कैसी बनती है 3/3 की मैट्रिक्स, उसका एक रफ स्ट्रक्चर रेडी करें, तो 9 एलिमेंट्स होंगे उसमें, ऐसे 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 ऐसे, यही तो होती है 3/3 की मैट्रिक्स, राइट। अब उसमें क्या कह रहा है, हर एक एंट्री या एलिमेंट 0 या 1 ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता।
तो मान लो कि इस कोई पूछे यहाँ क्या आएगा, तो आप कहोगे या तो 0 या 1। यहाँ क्या आएगा, ये वही 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/, तो कोई पूछे ऐसे कितनी मैट्रिसेस बन सकती है। जैसे सारे एलिमेंट 0 रख दो, एक मैट्रिक्स ये बन गई। सारे मत रखो, आखिरी वाला 1 रख दो, दूसरी बन गई। शुरू के 2 1 रख दो, तीसरी बन गई। ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ और कितनी मैट्रिसेस बन सकती है। तो आप ये देखो, हर एक एंट्री को 2 प्लेसेस से भर सकते हैं, अगली को भी 2 प्लेसेस से भर सकते हैं, अगली को भी 2 प्लेसेस से भर सकते हैं, और नंबर रिपीट भी हो सकता है ना, तो इधर 0 आ गया तो इधर भी 0 आ सकता है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो कितनी एंट्रीज हैं टोटल, 9। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, जो कि होती है 512। 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, 10वीं पावर 1024, तो आंसर हो जाएगा 512। इसकी नंबर ऑफ वो बन सकते हैं पॉसिबल मैट्रिसेस। कैसे लिखेंगे इसको, प्रेजेंट कैसे करेंगे। हेयर ईच एलिमेंट कैन बी फिल्ड विथ 2 प्लेसेस। हेयर ईच एलिमेंट, इट इज गिवन दैट, ये गिवन है हमको, इट इज गिवन दैट ईच एलिमेंट कैन बी फिल्ड विथ 2 प्लेस। अच्छा, वो 2 प्लेसेस 0 या 1 है, या 2 और 3 है, या 5 और 6 है, वो मैटर नहीं करता। मतलब ये 0 और 1 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, मैटर ये करता है कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो हर एक प्लेस पे आ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर मान लो 3 होते तो 3 की पावर 9 हो जाता। अगर कोई स्पेसिफिक कह देता कि इसको तो 2 से ही कर सकते हो, इसको 3 से कर सकते हो, तो फिर अलग अलग सोचना पड़ता है, 2 × 3 × 1। ठीक है, अलग अलग दे देता। तो इट इज गिवन दैट ईच एलिमेंट या ईच एंट्री कैन बी फिल्ड विथ 2 numbers, that is 0 or 1, and number of elements, total number of elements जो है वो 9 है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आर, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आर, हर एक को 2 से भर सकते हो, टोटल 9 है, 2 की पावर 9 इक्वल टू 512। अब इसमें सिंपली कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, सिंपली परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रूल्स लगे हैं जो हमने क्लास 11th में सीखे थे। तो उस पर अपन वर्ड्स बनाते थे, पहले लेटर पे कितने लोग आ सकते हैं, दूसरे लेटर पे, तो ये वर्ड्स की जगह यहाँ एंट्रीज हैं, पहली एंट्री पे कितने लोग आ सकते हैं, दूसरी पे कितने आ सकते हैं, 9 एंट्रीज हैं, सब पे दो दो आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था ये, हमने याद किया। चलो जी, सो हो गया पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज दोनों हमने कर ली। काम ज्यादा है आपके लिए, इसलिए कल का आपका ऑफ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। आज 2 दिन में बैठ के ये पहले इंट्रोडक्टरी सारे नोट्स बनाओ, और उसके बाद यहाँ तक के विद प्रॉपर स्टेप्स ये सारे 10 क्वेश्चंस करो। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में अंडे को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड